अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एट द एंड हमें जब भी कोई प्रोडक्ट मिले तो वो क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिले। तो हम वो क्वालिटी किस तरह से चेक करते हैं कि हमें क्वालिटी कब मिलेगी? जब आपकी जो यूज़र की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफ़िल हो गई हैं, ठीक है? और आपके पास जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो ईज़ी टू मेंटेन है और साथ ही आपके पास वो रिलायबल है। तो अगर ये आपको क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं तो इट मीन्स आपके पास ये क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट है। यह तो हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन बता दी। उसके अलावा हमारे पास क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमने चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से। यूजिबिलिटी है, फंक्शनैलिटी है, हमारे पास मेंटेनेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, आपके पास इंटरऑपरेटेबिलिटी है। तो डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, फिर वो आप मैच करते हो, देखते हो कौन सा एट्रीब्यूट आपके सिस्टम के साथ मैच हो रहा है, मतलब जो कौन सा क्वालिटी एट्रीब्यूट आपके प्रोडक्ट को चाहिए वो आप अचीव करते हो। तो दैट इज़ व्हाट योर क्वालिटी, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि आपके पास जो चैप्टर 2 में भी पढ़ा कि आप जो क्वालिटी पे काम करते हो तो उसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पढ़ते हो, यूज़ करते हो। तो उसमें आपने कहा कि ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, किस किस पे आप क्वालिटी अचीव करोगे, प्रोसेसेस को डिफाइन करते हो, रिक्वायरमेंट्स को, यूज़र्स को, क्वालिटी को मेजर किस तरह से करोगे। तो वो उसका पूरा फ्रेमवर्क था। अब फ्रेमवर्क तो हमें पता चल गया, लेकिन अब फ्रेमवर्क के फिर डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो अब फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल यूज़ करके हम चेक करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे कि हमने जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अचीव कर लिया। ठीक हो गया? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि वो किस तरह से करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपने डिटेल में अपनी रिक्वायरमेंट स्टडी करनी है कि बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब तक आपको रिक्वायरमेंट्स पता नहीं होगी कि आपके प्रोडक्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपका सॉफ्टवेयर क्या मांग रहा है आपसे, तब तक आप काम नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे आपको पता चल गई कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके बाद आप उसकी बेस पे उसके क्वालिटी फैक्टर्स डिफाइन कर देते हो, उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देते हो कि आपने जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको क्या चाहिए, यूजिबिलिटी चाहिए, फंक्शनैलिटी चाहिए, आपको आपको वहाँ पे इंटरऑपरेटेबिलिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको वहाँ पे चेंजेबिलिटी चाहिए। तो वो आप सब चीज़ें क्वालिटी फैक्टर्स किस बेस पे डिफाइन करते हैं? रिक्वायरमेंट्स पे। जब तक रिक्वायरमेंट्स पता नहीं होंगे आप क्वालिटी फैक्टर्स डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है? क्वालिटी फैक्टर्स डिफाइन कर लिए, फिर उसके बाद आप उसके क्वालिटी सब फैक्टर्स डिफाइन करते हो। देखिए समटाइम्स होता है कि आपने एक जगह पे जो रिलायबिलिटी की बात की है, अब हमने मैकॉल में रिलायबिलिटी की बात की थी कि वो आपको क्या करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है एंड फॉल्ट एरर टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन हो सकता है कि सम टाइम कि जो कोई और मॉडल है वहाँ पे आपको रिलायबिलिटी कुछ और डिफाइन करो, जैसे कि आज हम आईएसओ का मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिलायबिलिटी आपको मैच्योरिटी के बारे में डिस्कस करता है एंड रिकवरेबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है। तो जब आपको क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पता चल जाए तो फिर आप उसको दोबारा देखो कि वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आपको किस लिए वहाँ पे चाहिए। क्योंकि एक मॉडल जो है वो रिलायबिलिटी का ही देख लें कि जो मैकॉल है वो आपको कहता है एरर टॉलरेंस के और एक्यूरेसी की, जबकि आईएसओ का जो आज हम मॉडल पढ़ेंगे वो आपको मैच्योरिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है? तो डिफरेंट मॉडल सेम ही क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को डिफरेंट तरीके से डिस्कस कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं। बिफोर यूजिंग एनी मॉडल आप पहले रिक्वायरमेंट स्टडी करो, फिर फैक्टर्स डिस्कस करो, फिर फैक्टर्स को चेक करो कि किस बेस पे, किस क्राइटेरिया के बेस पे आपको वो क्वालिटी फैक्टर्स चाहिए। ठीक है? फिर लास्ट स्टेप है मैट्रिक्स के, आप डिफाइन कर लो कि किस पॉइंट तक जाके आप कहोगे कि मैंने क्वालिटी एट्रीब्यूट जो है अचीव कर लिया। ठीक हो गया? तो ये आपका फ्रेमवर्क था। जब आपको ये 3 स्टेप्स आपको मिल जाए ना, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, मॉडल सेलेक्ट करते हो कि मैं कौन सा मॉडल यूज़ करूँगा। ठीक है? तो हमने कल जो था मैकॉल का मॉडल पढ़ा था। मैकॉल जो था आपके पास 3 फैक्टर्स देता है। ठीक है? 3 फैक्टर्स हैं, उन 3 फैक्टर्स के फिर 11 जो है आपके पास क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं और फिर उन 11 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को इन्होंने 23 सब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और 23 क्राइटेरियाज में डिवाइड किए हुए। ठीक है? इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि आपके पास क्या-क्या आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, फिर उसके सब क्राइटेरियाज आपके पास क्या हैं, ये सब फैक्टर्स आपके पास क्या हैं और फिर उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल भी कर ली कि सबसे पहले क्या किया, हमने अपनी रिक्वायरमेंट स्टडी की। रिक्वायरमेंट स्टडी करने के बाद हमने उसको कह दिया कि आपको जो आपको जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका सिस्टम है वो 9 to 4 PM जो है वो प्रॉपरली काम करे, वहाँ पे हमें ब्रेकेज नहीं चाहिए।
तो हमने क्या कर दिया कि किसके साथ मैच कर रहा है, हमारी रिलायबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट के साथ मैच कर रहा है, या हम यहाँ पे कह सकते थे कि यहाँ पे वो हमारे जो एरर टॉलरेंस के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे एरर टॉलरेंस की कोई बात नहीं हुई। अगर वो यहाँ पे एरर का देख रहा है कि अगर आपका सिस्टम फेल हो जाता है या कोई एरर आ जाता है, तो वो उसको कितने हद तक उसको बर्दाश्त करेगा, तो फिर वहाँ पे हम रिलायबिलिटी की जगह क्या लिखेंगे, एरर टॉलरेंस लिखेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप जो है क्वालिटी फैक्टर्स ही लिखें, यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो वो है, जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नया मॉडल पढ़ते हैं, वो है ISO 9126। ये बेसिकली आपको टोटल 6 जो है क्वालिटी फैक्टर्स प्रोवाइड करता है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, और उनके पे टोटल 20 जो है सब क्राइटेरियाज हैं। तो उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने फंक्शनैलिटी की है। फंक्शनैलिटी हमारे अब देखिए, जो मैकॉल था, मैकॉल, ठीक है, उस मैकॉल में कहीं पे भी उसकी बात नहीं हुई, फंक्शनैलिटी की कहीं पे भी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट्स पढ़ने के बाद पता चला कि हमने जो जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो फिर हम जो है क्या करेंगे, आईएसओ का मॉडल यूज़ करेंगे, फिर हम यहाँ पे मैकॉल नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, फिर आ जाते हैं फंक्शनैलिटी। बेसिकली हमें क्या कहती है, फंक्शनैलिटी का नाम से ही है कि जो आपने अपने प्रोडक्ट पे फंक्शंस डिफाइन कर दिए, अपने प्रोडक्ट पे सर्विसेज जो डिफाइन कर दिए, उसको एट द एंड आपने अचीव करना है। ठीक है, जितने भी फंक्शंस डिफाइन किए, अब शॉपिंग वेबसाइट है, उसके क्या फंक्शंस है कि वहाँ लॉगिन हो, रिव्यूज़ हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हो, कार्ड का ऑप्शन हो, पेमेंट का ऑप्शन हो, रिव्यूज़। तो ये जो 7-8 फंक्शनैलिटीज़ है, 7-8 सर्विसेज है मेरी वेबसाइट के, तो जब मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो एट द एंड ये सारे के सारे सर्विसेज मुझे मिलने चाहिए। तो ये क्या करे, आपकी जो यूज़र की नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इट मीन्स क्या है, वो फंक्शनलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर है और आपने एक क्वालिटी फैक्टर जो है वो अचीव कर दिया। रिलायबिलिटी की यहाँ पे क्या बात की, अगर आप मैकॉल की बात करें तो मैकॉल ने कहा था कि आपके पास जो है सिस्टम जो है फेल नहीं होना चाहिए, आप जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करें, सिस्टम क्रिएट करें, वो फेल नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे जो रिलायबिलिटी की हम बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, कि जो आपने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, जो आपने सिस्टम क्रिएट किया, वो कितनी परफॉर्मेंस लेवल पे मेंटेन करता है, मतलब कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होती है, दैट इज रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए आपका रिलायबिलिटी आईएसओ में डिफरेंट है फ्रॉम मैकॉल से। वहाँ पे उसने डायरेक्ट बात कर दी कि जो आपका सिस्टम है वो शुड नॉट बी फेल, वो फेल नहीं होना चाहिए। सही, और यहाँ पे वो कह रहा है कि वो परफॉर्मेंस लेवल की बात कर रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई कंडीशन कोई स्पेसिफिक आ जाती है, तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस लेवल क्या होती है। फिर यूजिबिलिटी की बात हो रही है कि यूजिबिलिटी आपके पास क्या है। यहाँ पे यूजिबिलिटी कह रहे हैं कि जो आपने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है वो कितना इजी टू यूज़ है, कितना जल्दी आपका जो कस्टमर है उसको समझ आ जाती है, और कितने कम टाइम पे वो आपका सॉफ्टवेयर समझ लेता है। तो दैट इज़ व्हाट यू यूजिबिलिटी। एफिशिएंसी की अगर यहाँ पे बात करें तो इन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन योर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस एंड अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज, कि जो आपने रिसोर्सेज लिए हैं वो रिसोर्सेज जब आप अपने सॉफ्टवेयर में डालते हो, तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद आपके सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस क्या है। और अगर आप मैकॉल्स देखो तो मैकॉल्स में हमने एफिशिएंसी जो बात की है वो रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज के ऊपर बात की है। ठीक है, जबकि यहाँ मतलब यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज जो थे, यहाँ पे जो हमारे जो ये रिसोर्सेज है उन्होंने सिर्फ दो के ऊपर बात की, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज के ऊपर। जबकि यहाँ पे जो है हमने सिर्फ और सिर्फ कहा है कि सब सब रिसोर्सेज के ऊपर बात की, कि जब सारे रिसोर्सेज हम एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज के अलावा भी अगर हम कोई रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी होती है। ठीक, फिर मेंटेनेबिलिटी आ गई। मेंटेनेबिलिटी के बारे में यहाँ पे कहा है कि जब आप कोई मॉडिफिकेशंस करते हो, कोई चेंजेस करते हो, तो उसके बाद आपके सिस्टम का क्या बिहेवियर होता है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। फिर पोर्टेबिलिटी की बात की है कि पोर्टेबिलिटी के जब आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में इसको सेंड करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो वहाँ पे वो किस तरह से बिहेव करता है। तो ये आपके पास क्या थे, क्वालिटी फैक्टर्स थे। अब इनके सब क्राइटेरियाज पढ़ लेते हैं। फंक्शनैलिटी क्या है यहाँ पे, सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी मीन्स कि जो आपने फंक्शन डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल लॉगिन का फंक्शन डिफाइन किया, इसके जो आपने प्रोसेस किया कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेगा तो उसके बाद लॉगिन होगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमने प्रोसेस डिफाइन की क्या वो आपके फंक्शन के साथ सूटेबल है कि नहीं। कहीं ये तो नहीं कि आपने ये पेमेंट के ऑप्शंस प्रोसेस डिफाइन किए, किस में,
लॉगिन के अंदर, तो वो तो गलत हो गया, वो तो उसके साथ सूटेबल नहीं है। नाम कुछ और है, काम अंदर कुछ और है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो आपने फंक्शंस डिफाइन किए, जो प्रोसेस डिफाइन किए, वो प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं। सही। तो अगर आपको याद हो तो एक्यूरेसी हमने जो था मैकॉल में कहाँ पे किया था, रिलायबिलिटी में डिफाइन किया था एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है, ये रिलायबिलिटी में हमने एक्यूरेसी को डिस्कस किया, जबकि यहाँ पे हमने जो एक्यूरेसी का जो क्राइटेरिया है वो कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी में। इंटरऑपरेटिबिलिटी की यहाँ पे वही बात है कि अगर आप जो सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस डिफाइन किए, जो फंक्शन डिफाइन किए, जब आप उसको कहीं और उसको यूज़ करते हैं तो क्या वो वहाँ पे प्रॉपरली यूज़ करता है कि नहीं। सिक्योरिटी की यहाँ पे देखें, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की थी, यहाँ पे इंटीग्रिटी के ऊपर, कि आपके पास एक्सेस कंट्रोल की बात की थी, कि आपके पास जो वैलिड यूज़र आके इसको यूज़ करे। तो यहाँ पे हम क्या करें, फंक्शनैलिटी के अंदर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वैलिड यूज़र आके इसको यूज़ करे, इनवैलिड इसको यूज़ ना कर सके। ठीक है। फिर रिलायबिलिटी यहाँ पे आगे आपके पास मेच्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिकवरेबिलिटी, जबकि मैकॉल में हमने जो थी रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड एरर टॉलरेंस के ऊपर की थी। अब यहाँ पे मेजॉरिटी की क्या बात है, कि जब आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, तो वो आपका सिस्टम में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको हैंडल कर सकते हैं आपके एरर्स को, तो वो क्या है हमारे पास मेच्योरिटी। फिर अगर वो एरर्स आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको कितने हद तक आपका जो सिस्टम है उसको टॉलरेट कर सकता है, दैट इज व्हाट योर फॉल्ट टॉलरेंस। और फिर अगर एरर मतलब यहाँ पे आपके पास एरर आ गया, ठीक है, उसने आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ डैमेज कर दिया, तो डैमेज होने के बाद आपका सिस्टम कितना जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है, क्या उसके पास बैकअप वगैरह मौजूद है कि नहीं, वो किस तरह से अपने आप को रिकवर करेगा, तो दैट इज़ व्हाट योर रिलायबिलिटी। फिर यहाँ पे यूजिबिलिटी की बात की, अंडरस्टैंडेबिलिटी के ऊपर, लर्नेबिलिटी एंड ऑपरेटेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी यहाँ पे ये है कि कितना जल्दी आपको, आपके यूज़र को आपका सॉफ्टवेयर समझ आ जाता है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। लर्नेबिलिटी के कितना जल्दी वो उसको यूज़ करना स्टार्ट कर लेता है, एंड ऑपरेटेबिलिटी के कितने ईजी आपने अपने फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ था, दैट इज़ व्हाट योर यूजिबिलिटी। एफिशिएंसी यहाँ पे क्या किया इन्होंने, टाइम, बिहेवियर एंड रिसोर्सेज के ऊपर, जबकि यहाँ पे जो एफिशिएंसी थी वो हमारे पास क्या थी, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज के ऊपर थी। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम बिहेवियर, रिसोर्सेज बिहेवियर क्या है, कि जब आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ किए, तो वो रिसोर्सेज आपके सिस्टम के साथ कैसे जाके बिहेव करते हैं, आपका पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करता है, और फिर कितनी उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी टाइमिंग कितनी लग रही है, तो दैट इज़ व्हाट योर एफिशिएंसी। मेंटेनेबिलिटी की यहाँ पे बात की है, कि जब आप लोग के पास मेंटेन करने जाते हो अपने सिस्टम को, तो वहाँ पे उन्होंने कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती तो क्या वो उसको एनालाइज कर पाता है कि नहीं, तो वो आपके पास क्या, एनालाइजेबिलिटी। एनालाइज करने के बाद क्या उसमें वो जब चेंजेस ईजिली कर पाता है कि नहीं, तो वो आपके पास क्या है, चेंजेबिलिटी। और जब चेंजेस हो गई हैं, तो वो जब आप उसको अपने सिस्टम में दोबारा डालते हो, तो क्या वो डालने के बाद क्या आपका सिस्टम स्टेबल रहता है कि नहीं, तो वो आपके पास क्या होगी, स्टेबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी। फिर टेस्टेबिलिटी आ गई, कि आपने जब उसको टेस्ट करने लगे हो अपने सिस्टम को, तो वो आप चेक करते हो कि वो आपकी टेस्टिंग प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं, वो वेरीफाई कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है कि नहीं, तो दैट इज़ व्हाट योर मेंटेनेबिलिटी। फिर पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं, कि जब आप इसको नए इन्वायरमेंट में सेंड करते हो, तो नए इन्वायरमेंट में सेंड होने के बाद क्या वो प्रॉपर्ली उसको अडॉप्ट कर पाता है कि नहीं, तो दैट इज़ व्हाट योर अडॉप्टेबिलिटी। इंस्टॉलेबिलिटी यही है कि जब आप उसमें नए फीचर्स डालते हो, नया सॉफ्टवेयर डालते हो, या इस सॉफ्टवेयर को कहीं और जाके इंस्टॉल करते हो, तो क्या वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो पा रहा है कि नहीं, तो वो हमारे पास क्या, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे, 6 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स थे, और उसके 20 आपके पास क्राइटेरियाज थे। मतलब आपने अगर फंक्शनैलिटी यूज़ करना है, तो फिर आप उसके क्राइटेरिया देखो, कि क्या आपको यही क्राइटेरिया चाहिए कि नहीं, कहीं ये ना हो कि आपको कहीं, अब जैसे कि आपको रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन रिलायबिलिटी का फिर आप क्राइटेरिया चेक करो, क्योंकि आपको वहाँ मेजॉरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, रिकवरेबिलिटी ही चाहिए, कहीं ये तो नहीं कि आपको क्राइटेरिया में वहाँ पे वो चाहिए था, एक्यूरेसी एंड एरर टॉलरेंस चाहिए था, फिर तो आपको मैकॉल यूज़ करना पड़ेगा, फिर तो आपको आईएसओ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्राइटेरिया अलग है और यहाँ का। आप लोग जब अपनी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करने के बाद क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हो, तो उसके बाद ये क्राइटेरिया डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही अब देख लो कि मैकॉल्स के जो
ये क्वालिटी फैक्टर्स है उनके जो ये क्राइटेरियाज और आपके आईएसओ के क्राइटेरियाज जो हैं वो दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी देख ले, तो मेंटेनेबिलिटी हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी रखा है और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में रखा है, जबकि यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी हमने किसके लिए रखा था, एनालाइज करे, चेंज करे, स्टेबल एंड टेस्ट करे। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले रिक्वायरमेंट स्टडी करें, रिक्वायरमेंट स्टडी करने के बाद उसके एट्रीब्यूट चेक करें और फिर उसके बाद ये फैक्टर्स लाजमी चेक करें। जब तक ये फैक्टर स्टडी नहीं करेंगे, इसको अगर आपने डिफाइन कर भी दिया तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। सही। अब दो और मॉडल्स हैं। पहले हमारा मॉडल क्या, आईबीएम ने डिफाइन किया हमारे पास क्या मॉडल है, कैपेबिलिटी के बारे में, यूजिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, सर्विस एंड ओवरऑल। तो अब देखिए, अगर आपके प्रोजेक्ट में आपको कैपेबिलिटी चाहिए या आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, सर्विसेज के ऊपर, तो फिर आप क्या करो, आईबीएम का मॉडल यूज़ करें। ठीक है। फिर आपके पास क्या, एचपी का मॉडल है। एचपी का मॉडल आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शनैलिटी, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सर्विसेज। तो ये क्या है आपके पास फंक्शन, एचपी का मॉडल है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, 4 मॉडल्स थे। बेसिकली आपके जो है फ्रेमवर्क के 9 मॉडल्स हैं। ठीक है, 9 मॉडल्स हैं। आप जब इन 9 मॉडल्स को स्टडी करोगे ना, तो इन स्टडी के करने के बाद लास्ट में आपको पता चलेगा कि जो रिलायबिलिटी है और मेंटेनेबिलिटी, ये आपको हर प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, हर मॉडल में मिलेगा। आपके पास जो रिलायबिलिटी है वो 9 के 9 मॉडल्स में, और मेंटेनेबिलिटी वो आई थिंक आपके पास 8 मॉडल्स में फॉलो की जाती है। उसके अलावा जितने भी 7 मॉडल्स है, उसमें कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई ना कोई चीज़ कम है, वो सब तो चेंजेस होती रहेंगी। लेकिन जो रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, ये दो चीज़ें हैं जो बार बार चेंज नहीं होती। तो अगर हम स्टार्ट में देखें चैप्टर 1 में, तो वहाँ पे उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन में कहा था, इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड हमारे पास रिलायबल होना चाहिए। इस वजह से हमने इसको एक एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन कह दी कि आपके पास क्वालिटी अगर आपने अचीव करनी है, तो वो आपके पास क्या करे, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, ईजी टू मेंटेन हो और रिलायबल हो। क्योंकि आप जो भी मॉडल यूज़ करोगे, आपको उसमें ये दो चीज़ें तो लाजमी ही अचीव करनी होगी। ठीक हो गया, तो ये आपका आज का लेक्चर था। आपके आज एक असाइनमेंट आप लोगों ने अब करनी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट जो है वो क्या है, ये मॉडल्स के ऊपर है। मैं एम एस वर्ड की एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दूंगी, उसमें आप लोगों के रोल नंबर्स के आगे लिखा होगा कि आपने कौन से मॉडल पे काम करना है। जैसे लिखा होगा फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 जो रोल नंबर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आईबीएम मॉडल पे काम करना है। ठीक है, तो 11 से लेके 20 तक जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है उस पे करना है, फॉर एग्जांपल आईएसओ पे काम करना है। ठीक है, तो हर जो रेंज स्टूडेंट्स होंगे उनके आगे मैंने मॉडल्स लिख दिए होंगे, लेकिन ये है कि ये ग्रुप असाइनमेंट नहीं है। अच्छा, ये आपने इंडिविजुअली करनी है, नो ग्रुप असाइनमेंट। ये अगर मिसाल के बाद 1 से लेकर 10 तक जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आईबीएम करना है, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल करना है, ग्रुप में नहीं करनी है असाइनमेंट। सही हो गया। अच्छा, अब इस असाइनमेंट में आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने आईबीएम पे काम कर रहे हो, तो पहला तो आप उसको डिफाइन कर दो कि आईबीएम आपके पास है क्या। उसके बाद उसके क्वालिटी जो एट्रीब्यूट्स है उसको डिफाइन कर दे कि कौन कौन से आपके पास क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दे कि उसके अंदर वो जो कैपेबिलिटी है वो किस बेस पे है, उसके अंदर वो आपके पास फंक्शनैलिटी है तो वो क्या है। और उसके बाद फिर आप उसके जो सब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, जो सब क्वालिटी क्राइटेरियाज है, उसको एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, एक एक या टू लाइंस में करें, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और इस कॉपी पेस्ट असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। पिछले सेमेस्टर में भी काफ़ी कॉपी पेस्ट असाइनमेंट्स थी, मैंने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया और मार्क्स डिटेक्ट किए थे, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दूंगी, और 0% प्लेजरिज्म होना चाहिए। नेट से स्टडी करें, लेकिन फिर उसको अपनी वर्डिंग्स पे कन्वर्ट करें। अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये स्लाइड्स में ही देख लें कि एक एक टू लाइंस में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको आप क्या करो, नेट से पढ़ के अपनी वर्डिंग्स में उसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, फिर सब क्वालिटी फैक्टर्स को उठाए और वो क्या क्या है और उसको एक्सप्लेन कर दे। और फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, एग्जाम्पल करनी है। जैसे आपको ये देखें, मैककॉल मॉडल पे हमने की है, ये सुपर लैब की। आप भी इसी तरह कोई प्रोजेक्ट उठा लें, उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करें कि आपकी वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वहाँ पे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और फिर उसको
रिक्वायरमेंट्स क्या आपके आपकी एग्जाम्पल में क्या लेनी है, कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट ले लिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो डिफाइन कर दो, फिर उस रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए आपके पास कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स या कौन से सब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लग रहे हैं वो डिस्कस करें। जैसे कि यहाँ पे है कि आपने क्या कहा है कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 9 to 4 PM तक आपका जो वेबसाइट है, आपका जो प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर्ली काम करे, कोई भी यहाँ पे ब्रेकेज ना आए। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि हम क्या करेंगे, रिलायबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉल्ट या एरर की हमने डिस्कस की होती बात, तो फिर रिलायबिलिटी का कौन सा हमारे पास मैकॉल में यूज़ किया जाता है, एरर टॉलरेंस यूज़ किया जाता है। फिर मैं वो यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ। तो स्लाइड से आप लोग हेल्प ले सकते हैं ये मैकॉल मॉडल से, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया, पहले मैकॉल मॉडल को डिस्कस किया, उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को, और फिर यहाँ पे सब क्राइटेरिया को तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने उसको भी 1 1 या 2 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है। और फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल में भी क्या है, पहले रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिए कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या, और फिर उसके क्वालिटी फैक्टर्स की बात की कि कौन कौन सा क्वालिटी फैक्टर्स किसके साथ सूटेबल है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। मैं MS जो वर्ड है उसमें भी इस तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपने उसमें क्या क्या लिखना है। और ये असाइनमेंट जो है आप लोगों ने 10 मई 2021 तक अपने क्लास के CR को सेंड कर देनी है, ठीक है। आपने इसको PDF फॉर्म में सेंड कर सकते हो, MS वर्ड फॉर्म में, जिस फॉर्मेट में आप बनाना चाहते हो उसको कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 या 2 पेजेस की बनेगी, इससे ज़्यादा पेजेस की नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये आपकी आज की असाइनमेंट थी और ये आपका आज का लेक्चर था। होप सो आपको समझ आ गई। अगर असाइनमेंट समझ नहीं आया, कोई मसला है, तो फिर मुझे ईमेल कर दे, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक हो गया।